नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित कॉन्सेप्ट XYZ में। आज हम क्लास 11th की होम साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विज्ञान की तत्व। उसका पहला पार्ट देखिएगा, पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, पहला पार्ट। आज पहली क्लास है जी होम साइंस की, यानी होम साइंस पढ़ने वाले हैं। क्या? होम साइंस। होम साइंस। चलो, इसमें पहला देखिएगा। होम साइंस के बाद इसमें पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लवन या तैरने के नियम लिखिए। इसका उत्तर है, किसी वस्तु के तैरने के नियम निम्नलिखित हैं। द्रव में पूर्णतः डूब कर तैरती हुई वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जे भरा हुआ है पानी इसमें, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसमें जो पानी भरा हुआ है जे, ठीक है, जे पानी भरा हुआ है। अब इसने क्या कहा है, द्रव में पूर्णतः, द्रव मतलब कोई लिक्विड चीज़ है, जैसे पानी ही मान लो। इसमें तैरती हुई वस्तु या डूबकर तैरती हुई वस्तु, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे डूब रही है धीरे धीरे, ऐसे, ठीक है। तो मतलब इस जहाँ पे ये वस्तु गई है, तो उस पे मतलब जो पानी भरा होगा वहाँ से वो हटाए गए द्रव के भार के क्या होता है, बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। अगले पॉइंट में क्या कहा गया है, वस्तु का गुरुत्व केंद्र और द्रव का उत्प्लावन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन में स्थित होता है। यानी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है वो द्रव का उत्प्लावन केंद्र ही एक ही रेखा में क्या होता है, स्थित होता है, या एक ही लाइन पर स्थित होता है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। अब इसमें मैंने वाटर भर दिया था, इसमें पानी भरा है, ठीक है, ये पानी भरा है। अब इसमें मैंने कोई ठोस डाला था, यहाँ पे ये ठोस है, वो थोड़ा ऐसे झुक जाएगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, तो ये गुरुत्व के केंद्र की ओर झुक रहा है जी, इस साइड। इसका कॉर्नर किधर को जा रहा है, इधर को। जी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर है, वर्टिकल लाइन पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। यानी वर्टिकल लाइन में क्या होता है, स्थित होता है। चलिएगा अगला पॉइंट देखिएगा। प्लवमान पिंड के स्थायी संतुलन के लिए आप्लाव केंद्र पिंड के गुरुत्व केंद्र के ऊपर होता है। यानी प्लवमान पिंड के स्थायी संतुलन के लिए क्या, आप्लाव केंद्र के गुरुत्व केंद्र के ऊपर स्थित होता है। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला। इसमें क्या कह रहा है कि उत्प्लावन केंद्र किसे कहते हैं। किसी द्रव में जब किसी ठोस को डालते हैं तो ठोस या तो तैरता है या डूब जाता है। मतलब यहाँ पे अपन ने लिया कोई पात्र, ठीक है। अब इसमें डालना है कोई बर्तन में पानी, इसमें डालिएगा पानी। अपन ब्लू कलर का डाल लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये वाटर डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ये पानी भरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। आप क्या कर रहे हैं, इसमें कोई लोहे का या सॉलिड चीज़ डाल दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो ठोस के डूबे हुए भाग है, यानी जो डूबा हुआ जो वाला भाग है, वो क्या है, द्रव द्वारा क्या विस्थापित किया जाता है। ठोस का डूबा हुआ भाग जितना स्थान घेरता है, उतने ही स्थान पर यदि हम द्रव की कल्पना करें, यदि यहाँ पे हम सोचें जी इतनी लाइन पर, क्या इतनी लाइन पर हम सोचें, जे वाली लाइन पे कल्पना करें, तो इसी द्रव के, जी मतलब जी द्रव को, इसी द्रव के गुरुत्व केंद्र को ही, इस केंद्र को ही क्या कहा जाता है, उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिएगा। इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या कारण है कि
लोहे का जहाज जल में तैरता है जबकि लोहे की कील जल में डूब जाती है। अथवा दैनिक जीवन में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित दो उदाहरण दीजिए। इसमें पूछा गया है कि लोहे का जहाज होता है वो तो पानी में तैरता है, और जबकि लोहे की एक छोटी सी कील होती है वो पानी में डूब जाती है। क्यों, क्या कारण है, क्या कारण है? तो इसका क्या रीज़न है? लोहे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है। जहाज का निर्माण करते समय जहाज के पेंदे का निर्माण कुछ इस तरह किया जाता है कि उसकी आकृति अवतल रूप धारण कर ले, है ना, अवतल रूप धारण कर ले। जहाज की इस आकृति के परिणाम स्वरूप जहाज द्वारा हटाए गए जल का आयतन लोहे के जहाज के डूबे हुए वास्तविक आयतन से कई गुना अधिक रहता है। इससे उत्प्रेक्ष बल यानी अपथ्रस्ट फोर्स का मान बढ़ जाता है। फलस्वरूप जहाज का अधिक भार होते हुए भी वह जल में तैरता रहता है, जबकि लोहे की कील द्वारा हटाया गया जल का भार कील के भार से कम होता है। अतः कील क्या डूब जाती है, अतः कील क्या हो जाती है, डूब जाती है। ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों? इसमें एक जहाज जैसे माना कि ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे एक जहाज है, ठीक है, यहाँ पे एक जहाज, ये वाला जहाज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मतलब जो यहाँ पे जहाज तैर रहा है इस पानी में, तो जे यहाँ पे जो इसका जो जे आया है क्षेत्र, इतने क्षेत्र में जो गया है, तो मतलब जो समुद्र का जो मतलब जो पानी का जो यहाँ पे भाग होगा उतना ही जो जहाज का भाग होगा। यानी जो इस भाग को यहाँ पे जो आया है इसी को इस साइड हटा देगा, ठीक है, इस साइड हट जाएगा और ये अपनी जगह बना लेगा, ठीक है, अपनी जगह बना लेगा। तो ये मतलब हटाए गए भार के क्या होता है यहाँ पे, अब ऐसे ही कारण है, इसी कारण से ये क्या जहाज पानी में तैरता है, यानी जो ऊपर की ओर उठा रहता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगली हेडिंग है इसकी जीवन रक्षक पेटी। जीवन रक्षक पेटी रबर की बहुत बड़ी खोखली रिंग होती है। वायु भरते समय इसका आयतन बहुत अधिक हो जाता है। यह भार में बहुत हल्की होती है। पेटी द्वारा विस्थापित जल का भार मनुष्य तथा पेटी के भार से अधिक होता है। इसी कारण इसमें बैठा मनुष्य पानी में डूब नहीं पाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। गुब्बारा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर ऊपर उठना बंद कर देता है, क्यों? यानी जो बैलून होता है तो ये ज़्यादा ऊंचाई तक क्यों नहीं जा पाता, मतलब थोड़ी ऊंचाई तक जाएगा फिर इसके बाद ये ऊपर जाना क्या बंद हो जाता है। यानी पृथ्वी का क्या है, तल है। यहाँ से पृथ्वी की तल के समीप वायु का घनत्व गुब्बारे में भरे गैस की घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है ना। इससे हटाई गई वायु का भार गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्प्रेक्ष बल का मान बढ़ जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर उठने लगता है। जैसे जैसे गुब्बारा ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता है, वायु का घनत्व कम हो जाता है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर गुब्बारा व वायु का भार बराबर हो जाता है, जिससे वह ऊपर उठना बंद कर देता है। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कारण है कि हमें वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है? मतलब हमारे लिए वायुमंडलीय दाब का अनुभव क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है उसका? देखिएगा, जो हवा हमारे शरीर में श्वसन द्वारा प्रवेश करती है वह शरीर के सभी ऊतकों के पास में घुली रहती है। हमारे शरीर में विद्यमान यह हवा उतने ही दाब से शरीर को बाहर की ओर दबा
दीजिए कुछ मिटा हुआ है दोस्तों। जिनमें दाब से बाहर का वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर बाहर से दाब डाल रहा है, इस तरह शरीर के भीतर का दाब बाह्य वायुमंडलीय दाब को संतुलित किए रहता है, जिससे हमें वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं हो पाता। यानी जो हमारे शरीर में जो श्वसन द्वारा प्रवेश करती है, यानी अपना शरीर है उसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बस शरीर के सभी ऊतकों के में घुली रहती है, ऊतकों में क्या मिली रहती है ना। हमारे शरीर में विद्यमान हवा उतने ही दाब से शरीर को बाहर की ओर फेंकती है, यानी बाहर की ओर छोड़ती है, जितने दाब से बाहर वायुमंडलीय दाब से हमारे शरीर पर बाहर से दाब डाल रहा हो, है ना। इसी तरह शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित किए रहता है, जिससे कि वायुमंडलीय दाब का अनुभव हम नहीं कर पाते या नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठवां, पांचवा तो हो गया है। सरल वायु दाब मापी में पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं? पारे का ही उपयोग क्यों करते हैं? वायु दाब मापी में पारे का उपयोग करने के निम्न कारण। क्या कारण है? पारा सरलता पूर्वक शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, यानी शुद्ध अवस्था में पारा पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है, यानी जनरल टेम्परेचर पर भी क्या रहता है, वह अपनी द्रव अवस्था में रहता है। पारा चमकीला तथा अपारदर्शी होने के कारण आसानी से देखा जा सकता है, यानी इसको आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, पारे का घनत्व अन्य सभी द्रवों से अलग रहता है, अतः पारे के स्तंभ की ऊंचाई और द्रवों की अपेक्षा कम होती है, अथवा द्रवों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। पारा बैरोमीटर की कांच की नली दीवारों से नहीं चिपकता है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी पारे में क्या ऊष्मा चल सकती है, क्या प्रवाहित हो सकती है या चल सकती है। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा चालक है। अतः संपूर्ण पारे का ताप लगभग सम रहता है, यानी समान रहता है। संपूर्ण पारे का तापमान क्या समान रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा, आशा करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप ऐसे ही देखते रहिएगा और आगे पूरे होम साइंस के टॉपिक लाते रहेंगे। आप बस ऐसे ही सपोर्ट करती रहिएगा। थैंक्स। वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाय।